हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 40 ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में पिछले 18 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे वह आरआरबी एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो या आरपीएफ का हो। सभी रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवं बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो गैसों का दाब मापा जाता है इससे। बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापा जाता है तथा हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। तो लैंप की बत्ती में तेल जो है केशिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर चढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यानी कि लाइट ईयर या दूरी की इकाई है, ठीक है। देखिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि किलो में कितना होता है, किलोमीटर में कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो आप इन दोनों में याद रखिएगा, मीटर और किलोमीटर दोनों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन जो है वह न्यूटन ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, रॉकेट में होता क्या है कि रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। यानी रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम जो है यह जो है तरंग धैर्य को मापता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंग धैर्य को। यानी तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह। तो देखिए, कोई भी हो, साइकिल सवार हो या मोटरसाइकिल सवार, यदि वह किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है, ठीक है। भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी स्पीड कम कर लेता है। अच्छा, इसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो इसमें अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वह होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। घड़ी में चाबी देने पर उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, पलायन वेग का मान कितना होता है। यानी पलायन वेग का मान कितना होता है। तो देखिए, पलायन वेग का मान होता है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ये पलायन वेग होता क्या है। तो देखिए, पलायन वेग जो है, सॉरी, इसका जो आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पलायन वेग का मान। और ये पलायन वेग होता क्या है, तो देखिए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को पृथ्वी पर से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह से यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से या इससे मतलब अधिक वेग से ऊपर की ओर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी की सतह पर वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसका पलायन वेग का मान याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है।
तो देखिए किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री पर, ठीक है, -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इन दोनों पैमाने का मान जो है बराबर होता है, समान होता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, तो एक्सरे किरणों की खोज रोएंटजन ने की थी, ठीक है, रोएंटजन ने। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है, तो कभी कभी एग्जाम में फ़ारेनहाइट में भी ऑप्शन में रहता है, तो फ़ारेनहाइट में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। सेल्सियस में अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस के द्वारा। दूरदृष्टि दोष जिसमें रोगी को दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। बेसिकली इस रोग में होता क्या है कि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो इस रोग को यानी दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, ठीक है, उत्तल लेंस के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, ठीक है, में होता है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है निकट की वस्तु में वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना या नहीं दिखाई पड़ना, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना से पहले ही बन जाता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का, ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश का होता है। अच्छा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है, तो वह होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की, ठीक है। और देखिए यही वजह है कि लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक है, इस कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, इसलिए जो सिग्नल होते हैं वह लाल रंग के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल जो हैं ये तीन रंग जो हैं, नीला, हरा और लाल, ये प्रकाश के प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है, यानी कि मिराज। तो देखिए मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में बनता है, तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका मृग तृष्णा बनने का कारण जो है वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। हीरा का चमकना भी यही कारण है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही। अगला प्रश्न है, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, यानी पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है बाइक में या तो फिर वाहनों में, उसमें कौन सा दर्पण वह होता है, तो देखिए उसमें जो दर्पण यूज किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में पीछे देखने के लिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ठीक है, ठोस में। उसके बाद किस में होती है, तो द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। और निर्वात में जो है ध्वनि की चाल बिल्कुल शून्य होती है, ठीक है, क्योंकि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात जो है वैक्यूम है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। अच्छा, ये वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है,
तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, इसलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। और ओम किसका मात्रक है? एसआई मात्रक। तो ओम जो है यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। अगला प्रश्न है, सौर सेल परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो होती है एक ऐसी युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो देखिए, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में। सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है, ठीक है, 71%। और दूसरा स्थान जो है वह है हीलियम का, लगभग 27%, ठीक है। और बाकी जो शेष बच गए लगभग 2% अन्य, वो वह सो कई दूसरे तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापते हैं, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापते हैं। इसका उपयोग जो है अल्टीमीटर का उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं और मापते हैं। और विद्युत धारा की सामर्थ्य को किस में मापा जाता है? विद्युत धारा की सामर्थ्य को तो इसे वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो मनुष्य जो है लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर त्वरण के साथ नीचे जाते समय जो है लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति अपना भार कम महसूस करता है, वास्तविक भार से घटा हुआ महसूस करता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति कर रही होती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने, ठीक है। कब? 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ईस्वी पूछ लिया गया था कि किस साल रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो इसलिए आप ईस्वी को भी याद रखिएगा। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में मापा गया था, किसके द्वारा? तो रोमर के द्वारा। निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, कितना होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात या वायु में? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है, ठीक है, कॉर्निया का। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है या देगा? तो देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश में आकाश जो है वह काला दिखाई देता है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम, जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, तो इसकी खोज ऑटो हान ने की थी, ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि का जो शोरगुल का मापन होता है वह होता है डेसिबल में, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार सामान्यतः सीसा और टीन का बना होता है, सीसा और टीन मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज का तार।
अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो देखिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई यानी मुक्त रूप से छोड़ा गया चुंबकीय सुई जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, ठीक है। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? देखिए यह क्वेश्चन एक बार एमपी पीएससी 2004 में और एक बार अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।